नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, कल एप्लीकेशन पर रीड साइंस के लिए अपना बल तथा दाब का एक टेस्ट लिया गया था आपका 20 नंबर का। उस टेस्ट के सॉल्यूशन आज मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, तो किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो वो आपका डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि आज 10 बजे, आज 22 जून 10 बजे आपको साथियों एक टेस्ट और मिलेगा एप्लीकेशन पर, जो गति से संबंधित आपके प्रश्नों का टेस्ट रहेगा। आप सभी को पता है ऑन गोइंग में वो टेस्ट आपको दिखा रहा होगा। हमारे नए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नए एप्लीकेशन में ही ये आपको टेस्ट साथियों मिलेंगे। पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद में आप अपनी रैंक वहाँ देख सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं, और उसके बाद में आप नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपना गति रहेगा, जिसके सॉल्यूशन अपन कल करेंगे, और आज आप लोग उसका टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद करूंगा आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा, और ये टेस्ट जो है वो भी आपको, प्रश्न भी आपको पसंद आए होंगे। बहुत अच्छा स्कोर बच्चों का रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशंस को। और साथियों बताना चाहूँगा, जो प्री रीड का एग्ज़ाम है वो 23 जून यानी कल से स्टार्ट होने वाला है अपना। ठीक है, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे नए एप्लीकेशन पर। मात्र 60 रुपये में 5 प्री रीड एग्ज़ाम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ आप रजिस्ट्रेशन उसका भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। और देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है वो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव, जिसको आकर्षण भी बोलते हैं, को बल कहते हैं। दूसरा, दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। ठीक है, और तीसरा है, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के योग के बराबर होता है। देखिए साथियों, सत्य कथन आपको बताना है। तो देखिएगा, पहला कथन बिल्कुल सही है। किसी चीज़ को धक्का देना, है ना, या किसी चीज़ को खींचना अपनी तरफ, वो क्या होता है, बल ही होता है, अपना बल ही लगता है एक प्रकार से। ठीक है, और दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही बल लगता है। जैसे अपन ये मान लीजिए कोई अलमारी है, इसको अपन, एक आदमी जो वो खिसका रहा है इसको, इस अलमारी को, तो ये आदमी इसके ऊपर धक्का लगा रहा है हाथ से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो संदूक है या फिर अलमारी है और ये जो आदमी है, इसके बीच में साथियों क्रिया हो रही है, तभी तो ये बल लग रहा है। तो पहला और दूसरा कथन दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन क्या तीसरा कथन सही है? बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिएगा, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, मान लीजिए ये एक वस्तु है, एक बल F1 इधर से कार्य कर रहा है और एक बल F2 इधर से कार्य कर रहा है, तो इस पर कुल बल यानी परिणामी जो बल है, टोटल जो फोर्स है, वो क्या आएगा, F1 प्लस F2 आएगा, या फिर F1 माइनस F2 आएगा। क्या आएगा? तो देखिएगा, यहाँ पे जो टोटल फोर्स आएगा वो साथियों F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 भी हो सकता है, जिसका मान ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाला आपका सही रहेगा, योग नहीं होगा, अंतर होगा दोनों का। क्यों होगा अंतर? क्योंकि देखिए, जो भी फोर्स ज़्यादा होगा, जैसे F2 का मान लीजिए 10 न्यूटन है और F1 का मान अगर आपका मान लीजिए 7 न्यूटन है, तो वस्तु किधर खिसकेगी? जाहिर सी बात है, इस साइड में खिसकेगी, क्योंकि F2 ज़्यादा लग रहा है, इधर खिसकेगी वस्तु, है ना। और कितने न्यूटन फोर्स से खिसकेगी? 3 न्यूटन फोर्स से। ठीक है, क्योंकि भाई 7 तो इधर से भी लग रहा है ना, तो 3 न्यूटन फोर्स का अंतर रहा, उसकी वजह से खिसकेगी। तो यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन 2 बनेगा। ए आपका 1 और 2, ऑप्शन 1 और 2, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन आपका रहेगा बी। ठीक है साथियों, चलिए उम्मीद करूंगा आपको प्रश्न पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन का चुनाव करना है। बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। दूसरा है, बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ला सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बल के द्वारा अपन चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल धक्का लगा कर किसी, जैसे कोई गतिमान वस्तु, उसके ऊपर और उसी दिशा में धक्का लगा दिया तो वस्तु और उसकी चाल और बढ़ जाएगी, तो चाल में परिवर्तन हो सकता है ना। विपरीत दिशा से बल लगा देंगे, अगर जो जिधर गाड़ी चल रही है उसकी विपरीत दिशा से बल लगाएंगे अपन, ब्रेक लगा दें उसकी, तो वो डाउन हो जाती है, उसकी चाल, स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि बल जो वो प्रभावित करता है चाल को। इसके अलावा आकृति, वस्तु की आकृति में, भाई आपके हाथ में
कोई भी एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी एक रबड़ की बनी हुई कोई वस्तु है, उसको आप जैसे दबाएंगे तो उसकी आकृति बदलेगी, जाहिर सी बात है। तो बल लगा करके वस्तु की आकृति भी बदली जा सकती है, ठीक है, ये भी सही बात है। लेकिन क्या तीसरा पॉइंट सही है? बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ला सकता। बिल्कुल ला सकता भाई। ये वस्तु, ये गेंद है एक, ये यहाँ अटकी हुई है, इधर से एक खिलाड़ी आता है, ठीक है, फुटबॉल की गेंद, और इसके ऊपर ये खिलाड़ी क्या लगाता है? किक लगाता है। क्या लगाता है? किक लगाता है साथियों। तो ये गेंद आगे की तरफ गति करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो गति में ला सकती है, यहाँ लिखा नहीं ला सकती, इसलिए ऑप्शन आपका 3 सही होगा। ये असत्य कथन आपका, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर बात करते हैं 3 की। देखिए अगर प्रश्न आपको पसंद आए हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमें भी साथियों मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लाऊंगा। और आगे जो आपका 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होने वाला आपका CET सभी एग्ज़ाम्स के लिए, उसकी भी आपको बेहतरीन तैयारी यहाँ करवाई जाएगी, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा एप्लीकेशन से और यूट्यूब चैनल से। तीसरा प्रश्न आपका, गलत युगल कौन सा है? ठीक है, कौन सा जो पेयर है वो गलत दे रखा है यहाँ? घर्षण बल का संबंध संपर्क बल से, चुंबकीय बल का संबंध संपर्क बल से, गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल, और स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल। देखिए चुंबकीय बल जो है वो साथियों आपका कौन सा बल है? चुंबकीय जो बल है वो साथियों असंपर्क बल है। भाई चुंबकों के संपर्क में आने पर ही थोड़ी वो आकर्षण बल। भाई एक लोहे की कील यहाँ पर रखी हुई है और इसके पास चुंबक है, तो दूर से ये चुंबक जो वो लोहे की कील को अपनी तरफ खींच लेगी, है ना। तो चुंबकीय जो बल है ये आपका साथियों कौन सा बल है? असंपर्क बल है। बाकी सारे घर्षण बल संपर्क बल है, गुरुत्वाकर्षण बल भी आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये असंपर्क बल है, स्थिर वैद्युत जो बल है ये भी असंपर्क बल है, ठीक है। लेकिन चुंबकीय जो बल है वो आपका साथियों असंपर्क बल रहेगा, संपर्क बल नहीं होगा, इसलिए गलत युगल पूछा है। तो ऑप्शन आपका 2 यहाँ पर सही उत्तर साथियों इसका हो जाएगा। जी प्रश्न नंबर 4 है। हाँ जी, प्रश्न नंबर 4 दाब के लिए सही है। 1, बल का मान बढ़ने पर दाब का मान भी बढ़ता है। दूसरा, बल के मान का दाब के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा कथन है, क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर दाब का मान कम हो जाता है। ऑप्शन है आपके केवल 1, दूसरा ऑप्शन है 1 और 2, तीसरा 2 और 3, और चौथा ऑप्शन है 1 और 3। यहाँ पर आपको सही कथन है वो बताना है। तो देखिए बल का जो सूत्र होता है वो क्या, सॉरी दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है आपका? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, F अपॉन A, ठीक है। यानी कि अगर F यानी बल अगर अपन देखें बल का मान यहाँ बढ़ाएंगे तो दाब का मान भी बढ़ेगा, तो पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरा, बल के मान का दाब के मान के साथ कोई संबंध नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत कथन है। तो पहला तो सही कथन है। तीसरा, क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो दाब का मान कम होगा, बिल्कुल बटा में है क्षेत्रफल, है ना। यानी कि दाब का क्षेत्रफल के साथ एक प्रकार से अनुक्रमानुपातिक नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। इसलिए अगर एरिया का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दाब का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो 1 और 3 ये दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए आपका 1 और 3 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही उत्तर साथियों रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, किस बल के कारण नदियों का पानी नीचे की ओर बहता है? देखिए चुंबकीय बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल का यहाँ कोई मतलब नहीं होगा, सीधा सा यहाँ उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पृथ्वी के केंद्र से लगता है, और एक प्रकार से अपन ये माने कि प्रत्येक पिंड जो वो एक प्रकार से एक आकर्षण बल रखता है, जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या करेगा? उच्च जो भाई कोई भी अपन पत्थर ऊपर फेंकते हैं वो नीचे ही गिरता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उसको खींच बांधे रखती है, उसको अपने से एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद में वो वापस नीचे आके गिर जाता है। इसी प्रकार से जो नदियों का पानी है वो ऊंचाई पर जो स्थित है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ ही आएगा। तो यहाँ उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला आपका जो प्रश्न है देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? देखिए चूसक क्या है? एक प्रकार से अपन अपने घरों में मिक्सी वगैरह होती है ना, और ये जो मिक्सी है इसके नीचे जो पैर इसके होते हैं जो, है ना, उसके नीचे इस प्रकार की कुछ बॉल्स होती हैं ना,
क्यूब्स, है ना। इनको अपन ऊपर से जैसे इस प्रकार जो चित्र में दिखा रहे कि इसको अच्छे से अगर अपन प्रेस कर दें चारों तरफ से, इसकी सारी हवा अगर अपन निकाल दें तो इसको सीधा अगर ऊपर की तरफ अपन खींचेंगे तो क्या इसको अपन उठा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं उठा पाएंगे, हम इसे हिला भी नहीं सकते। हाँ, इधर साइड में इसको खींचेंगे तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन सीधा मैंने बोला है कि यहाँ देखिए, कोई भी व्यक्ति चूसक को पृष्ठ से खींचकर आसानी से अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही बात है। फिर कोई भी व्यक्ति थोड़ा प्रयास करके नहीं, है ना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। इसको हिला नहीं सकता एक प्रकार से व्यक्ति। और इसका एक मैंने आपको इसमें एक प्रयोग जो 17वीं शताब्दी में किया गया था एक जर्मन वैज्ञानिक के द्वारा, ओटो वोन गेरिक के द्वारा, वो भी बताया था कि 2 बॉल इस प्रकार से ली गई, उनको सटा दिया गया अर्ध बोलों को, ठीक है। इन अर्धगोलों को सटा करके इनके बीच की हवा निकाल दी गई और फिर दोनों तरफ 8 घोड़े लगा करके इनको खींचा गया साथियों। लेकिन फिर भी इन बॉल्स को अलग नहीं कर सके वो घोड़े, क्योंकि जो वातावरणीय वायुमंडलीय दाब जो है वो साथियों इनके ऊपर बाहर से लग रहा था, क्योंकि अंदर की वायु निकल गई तो अंदर तो निर्वात हो गया। अगर अंदर की वायु निकल गई तो वहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन गया, क्षेत्र बन गया। इसलिए जो वायुमंडलीय दाब है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आएगा, जाहिर सी बात है। तो उच्च दाब से निम्न दाब यानी कि इन गेंदों के ऊपर प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर लगेगा और घोड़े खींचते रहेंगे, फिर भी घोड़े इसको खींच नहीं पाएंगे साथियों, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर कार्य करेगी, है ना। इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग जाता है बाहर से, इस वजह से इतना ज़्यादा होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब की हम इसको सीधा ऊपर की तरफ नहीं उठा सकते, ठीक है साथियों। चलिए, हमारे शरीर पर भी वायुमंडलीय दाब लगता है, लेकिन शरीर में जो नसों में एक प्रकार से अपना दाब जो बाहर की तरफ लगता है, जो उस वायुमंडलीय दाब को क्या करता है, एक प्रकार से संतुलित कर देता है। इसलिए हमारा शरीर पिचकता नहीं है। अदरवाइज अगर हमारे शरीर के अंदर अगर प्रेशर नहीं लगे, हवा नहीं हो, सारी हवा निकाल दी जाए शरीर की, तो निश्चित ही हमारा शरीर जो साथियों पिचक जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक मिनट, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, हाँ जी। जब किसी ड्रॉपर के चंचू यानी नोजल, नोयल नहीं है नोजल है, को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब से दाब हटाने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण क्या है? जो अपन छोटे बच्चों को देखिए दवाई वगैरह देते हैं, जो ड्रॉपर काम में लेते हैं, है ना, सब लोग जानते हैं, देखी हुई है, कुछ इस प्रकार की नली होती है ना, और इधर इसका एक प्लास्टिक का क्यूब लगा हुआ होता है जिसको अपन बोल सकते हैं बल्ब बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे अपन बल्ब को दबाते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी जो वायु है वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है, और वायु बाहर निकल जाती है और वापस उसको हटाते हैं तो वायुमंडलीय दाब के कारण, है ना, जो पानी है वो ऊपर चढ़ जाता है, पानी क्या ऊपर ड्रॉपर में चला जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब की वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। सीधा सा प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, घर्षण बल के संबंध में सही कथन है। घर्षण संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है तथा दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है, ठीक है। दूसरा, किसी संनेहक का उपयोग करके घर्षण बल को बढ़ाया जा सकता है। नहीं, किसी संनेहक का, जैसे तेल है, घी है, उसका उपयोग करके, या ग्रीस है ना, बॉल बेयरिंग है, इनका उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है साथियों, बढ़ाया नहीं जाता। तो ये तो गलत है, सही कथन बताना अपने को। फिर हम मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को बढ़ाया जाता नहीं, इससे भी घटाया जाता है। और चौथा जो ऑप्शन है वो अगले पेज पर है, बता देता हूँ, वो है सभी सही हैं। ये है चौथा ऑप्शन। तो सभी तो सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। घर्षण संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है तथा दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। जैसे ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इसके ऊपर एक गेंद रखी हुई है, ठीक है। इस गेंद और इस पृष्ठ के मध्य साथियों एक बल कार्य करता है जिसको घर्षण बल बोलते हैं, और ये घर्षण बल इस बॉल के गति करने का विरोध करता है एक प्रकार से, है ना। तो यही है आपका घर्षण बल। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही उत्तर साथियों रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं अब। प्रश्न नंबर 9 है, हाँ जी,
गैसीय माध्यम से होकर गुजरने वाली वस्तुओं पर लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? देखिए, चाहे गैसीय माध्यम हो चाहे आपका द्रव माध्यम हो, विज्ञान में गैसीय और द्रव दोनों के लिए एक नाम प्रयुक्त किया जाता है, उसको कहते हैं अपन तरल। तरल से अपन सब लोग सामान्यतः अर्थ लगाते हैं कि तरल का मतलब है द्रव, ठीक है, लेकिन द्रव नहीं है, द्रव और गैस दोनों के लिए तरल का नाम कॉमन रूप से उपयोग अपन कर सकते हैं। तो कोई भी तरल माध्यम है, तरल माध्यम से गुजरने वाली कोई भी वस्तु तो उसके ऊपर जो घर्षण बल लगता है ना साथियों, उसको अपन कर्षण भी कहते हैं, उसको कर्षण के नाम से भी जानते हैं, घर्षण भी बोल सकते हैं लेकिन उसको अन्य नाम कर्षण से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है विशेष जो आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपका, घर्षण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करें। एक सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। दूसरा, लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक सही है, केवल दो और या दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, स्थैतिक घर्षण, सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा स्थैतिक घर्षण क्या होता है। किसी सतह पर कोई गेंद, मान लीजिए कोई सतह है और इसके ऊपर ये गेंद रखी हुई है ना, स्थिर अवस्था में रखी वस्तु और उस सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ये जो बल है ना, इन दोनों के बीच में ये स्थैतिक घर्षण है। इसके ऊपर इधर से हमने बल लगाया, लेकिन इसके ऊपर इधर से एक बल लग रहा है साथियों जो इसको गति करने से रोक रहा है। उस गति का विरोध करने वाले बल को ही अपन स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। इसके बाद में बात करें गति घर्षण, सर्पी घर्षण की। सर्पी घर्षण क्या है? यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर अगर गति कर रही है, ठीक है, या फिसल रही है, तो उसको साथियों अपन गति घर्षण या सर्पी घर्षण के नाम से भी साथियों जानते हैं। सर्पी घर्षण बल उसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक मिनट, हाँ, जो वस्तु गति कर रही है, गति करती हुई वस्तु की गति का विरोध करने वाला जो बल है वो सर्पी घर्षण बल कहलाता है साथियों, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं लोटनी घर्षण की। तो देखिए, लोटनी घर्षण, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है ना, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतह पर लगने वाला घर्षण बल ही लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। और याद रखिएगा, सर्वाधिक जो प्रबल होता है वो होता है स्थैतिक घर्षण, सबसे ज़्यादा मान होता है स्थैतिक घर्षण का। तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा, स्थैतिक घर्षण के बाद में जो प्रबल होता है वो होता है सर्पी घर्षण, ठीक है। सर्पी घर्षण और सबसे कमज़ोर जो घर्षण बल होता है वो होता है लोटनिक घर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ दूसरे में लिखा है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा अधिक होता है, तो ये कथन गलत है। सर्पी घर्षण का मान लोटनिक से अधिक होता है, इसलिए केवल एक आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का उत्तर जो वो साथियों हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, इसके ऊपर ये एक गेंद रखी हुई है, इधर से मैंने इसके ऊपर बल लगाया लेकिन ये चल नहीं रही है, ठीक है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि यहाँ स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है। अब देखिएगा साथियों, ये बल मैं अगर लगाते ही जाऊंगा, बल और बढ़ाऊंगा, तो जाहिर सी बात है ये वस्तु धीरे धीरे चलने लगेगी, यानी कि स्थैतिक घर्षण का मान एक सीमा के बाद में स्थैतिक घर्षण का मान अपने द्वारा जो बल लगाया गया उससे कम रह जाता है और उसके बाद में वस्तु चलना प्रारंभ करती है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल यानी कि अगर बल लगाने के लिए दो वस्तुओं को संपर्क में आना पड़े तो उसको संपर्क बल कहते हैं। दो चुंबकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल कभी भी संपर्क बल नहीं हो सकता, क्योंकि दो चुंबकों का, जैसे इसका ये मान लीजिए ये एक चुंबक है, ये साउथ पोल, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये दूसरी चुंबक है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल। जाहिर सी बात है अट्रैक्शन यहाँ थोड़ी सी दूर, यहाँ अगर बीच में गैप रहेगा तब भी ये पास पास आ जाएंगे, अपने आप ही चिपक जाएंगी, है ना। तो ये असंपर्क बल है साथियों, चुंबकीय बल। फिर है मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल। हम बाल्टी की तरफ इशारा करते या अपन रोटी की तरफ अपना हाथ करते, रोटी अपने हाथ में थोड़ी आ जाती है, नहीं आती ना। अपने को उठा करके उसको तोड़ना पड़ता है, तोड़ करके उसको खाना पड़ता है अपने को, है ना। ये हमने अपने हाथ को उससे टच किया है, तो ये हमारी मांसपेशियों ने कार्य किया, संपर्क किया उस वस्तु को, हमने रोटी को संपर्क किया, हमने रोटी के साथ हमारा संपर्क हुआ है ना। तो यहाँ पे जो संपर्क बल है साथियों, पेशीय बल जो होता है वो हमेशा संपर्क बल होता है, ठीक है। शक्तिमान की तरह नहीं है आपकी, या आयरन मैन की तरह, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर, है ना। ये पेशीय बल जो है वो हमेशा संपर्क बल का उदाहरण रहेगा। फिर है
एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल। देखिए स्थिर विद्युत बल भी आपका क्या है साथियों, ये भी आपका संपर्क बल का एग्जाम्पल देखिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक जैसे कोई पेन हम लेते हैं, है ना, उसको अपन बालों में रगड़ लेते हैं, उसके बाद में बालों के दूर से भी उसको जब अपन निकालते हैं या बालों में रगड़ करके जब अपन उसको मिट्टी के थोड़ा ऊपर से भी अगर घुमाते हैं तो मिट्टी के कुछ कण उसके चिपक जाते हैं, तो वो असंपर्क बल का ही एग्जाम्पल है। तो ये भी आपका नहीं होगा संपर्क बल का एग्जाम्पल। फिर है पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्व बल। तो पृथ्वी द्वारा गुरुत्व बल जो लगता है वो तो बिल्कुल असंपर्क बल ही होगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि भाई पत्थर को अगर संपर्क बल होता तो पत्थर को ऊपर उछाल दिया अगर अपन ने, तो फिर वो कभी नीचे आएगा नहीं, क्योंकि वो तो पृथ्वी के संपर्क से अलग हो ही गया। अपन ऊपर उछल जाएंगे तो फिर अपन कभी नीचे आएंगे ही नहीं, अगर संपर्क बल का एग्जाम्पल है। ठीक है, संपर्क टूट गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है वो भी संपर्क बल है, सॉरी आपका असंपर्क बल है। तो यहाँ जो संपर्क बल रहेगा वो केवल मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला पेशीय बल है, वही रहेगा। इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बलों में कौन से बल असंपर्क बल के उदाहरण नहीं हैं? असंपर्क बल के उदाहरण नहीं हैं, मतलब जो संपर्क बल हैं वो बताने हैं, सीधी सी बात है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल। क्या दो सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल संपर्क बल है? बिल्कुल है। घर्षण बल सदैव संपर्क बल होता है। चुंबक द्वारा लोहे पर लगाया गया बल, चुंबकीय बल असंपर्क बल होता है। दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल होता है। रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल, भाई रस्सी को पकड़ रखा उसने, तो ये पेशीय बल है और ये भी संपर्क बल होता है। तो पहला और चौथा इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। हाँ जी, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही कथन है वो आपको बताना है। पहला, बल केवल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। दूसरा, कागज की सीट से रगड़े जाने पर स्ट्रो स्थिर विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल सही बात है। फिर है, घर्षण बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। ये पॉइंट भी बिल्कुल, एक मिनट, घर्षण बल के कारण नहीं, घर्षण बल के कारण थोड़ी बहता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहता है, तो ये भी गलत कथन है। ठीक है। फिर है, विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। ये भी सही पॉइंट है, एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती ही हैं। तो चौथा कथन भी सही है। और देखिए पहला कथन, दूसरा कथन भी आपका सही है, कागज की सीट से रगड़े जाने पर स्ट्रो स्थिर विद्युत आवेश उपार्जित प्राप्त करता है, तो दूसरा और चौथा कथन सही है, तीसरा गलत है। पहला देखिए, बल केवल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया, कोई वस्तु अगर स्थिर है ना तो उसके ऊपर बल कोई भी काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा केवल, बल केवल गतिशील वस्तु की चाल में नहीं, बल जो है वो स्थिर वस्तु में भी जो वेग या चाल उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ ये कथन भी गलत होगा। इसलिए जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा 2 और 4, यानी कि 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप ऑप्शन बी आपका सही उत्तर साथियों यहाँ पर रहेगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। पहला कथन है, घर्षण बल गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। दूसरा, किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। और उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन का चयन करना है। तो मित्रों देखिए, इस प्रश्न के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स भी बच्चों की आई हैं कि सर इसमें डाउट है हमें। तो देखिए डाउट मत रखिए, बिल्कुल सही प्रश्न है और इसका जो उत्तर है 1 और 2 दोनों सही है, ये भी सही है। क्यों? देखिए घर्षण बल गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ये जैसे गेंद इधर लुढ़क रही है इस दिशा में, तो घर्षण वो इधर से ही कार्य करेगा। ठीक है, इसको रोकने का प्रयास करेगा घर्षण बल। ठीक है, अगर घर्षण बल खत्म ही हो जाएगा तो एक बार लुढ़काने के बाद गेंद कभी रुकेगी नहीं। तो एक बार लुढ़का के जो अपन छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे वो गेंद रुक क्यों जाती है? क्योंकि विपरीत दिशा से एक बल कार्य कर रहा है लगातार, जो उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, और उसी बल को अपन बोलते हैं घर्षण बल। उसी को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं साथियों। इसलिए पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही कथन है। एक वस्तु है, इधर से मैंने बल लगाया, ठीक है, इस साइड से मैंने बल लगाया, ठीक है, और इधर से भी मैंने बल लगाया। इधर से 5 न्यूटन का बल लगाया, इधर से 7 न्यूटन का बल लगाया। किधर वस्तु गति करने लगेगी? इधर, क्योंकि इस साइड वाला बल है, ठीक है, अलग है।
तो ये असंतुलित बल है। संतुलित बल समान बल होंगे वो होंगे, तो संतुलित बल लगेंगे अगर इधर से 5 न्यूटन लगेगा, इधर से 5 न्यूटन लगेगा, एक ही रेखा में लगेंगे अगर, तो ये वस्तु हिलेगी भी नहीं साथियों। अगर एक ही रेखा में बल लग रहे हैं और इधर 5 न्यूटन का इधर 7 न्यूटन का है, तो इस साइड में वस्तु गति करने लगेगी। तो दूसरा कथन भी सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन आपका सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता है। देखिए, समान समय के लिए और समान ही बल लगाया जा रहा है, तो चाहे पिंड अलग अलग क्यों ना हो, समान संवेग ही परिवर्तन, एक प्रकार से संवेग में परिवर्तन समान ही होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। संवेग में परिवर्तन की दर साथियों क्या कहलाती है? बल कहलाती है, याद रखिएगा इसको। दूसरा, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये गलत कथन है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल ही होता है ना, या फिर यूं कहूं कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता। इसलिए ये कथन बिल्कुल ही गलत है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती नहीं बल्कि अनुक्रमानुपाती होता है साथियों। ठीक है, चलिए, क्योंकि P बराबर क्या होता है आपका? mv। ठीक है, P बराबर क्या होता है आपका? mv होता है साथियों। और F बराबर क्या होता है आपका? ma होता है। तो यहाँ पे आप m की वैल्यू निकालेंगे तो F/a आएगा, यानी कि P बराबर अपन क्या रख सकते हैं? FV/a। तो अनुक्रम, यहाँ पे देखिए संवेग और जो फोर्स है वो आपका अनुक्रमानुपाती का संबंध आएगा, सीधी सी बात है। तो व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा, निश्चित तौर पर ये आपका अनुक्रमानुपाती ही होगा। ठीक है, तो ये दूसरा कथन तो गलत है। फिर अब बल को न्यूटन प्रति किलोग्राम में भी मापा जाता है। तो देखिए, बल को न्यूटन प्रति किलोग्राम में देखिए नहीं मापते हैं। बल का जो मात्रक होता है, बल का जो मात्रक है वो क्या होता है? देखिए, किलोग्राम इंटू मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, एक प्रकार से अपन बोलते हैं कि जो आपका बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर ही बल होता है, अपन ये बोलते हैं। तो संवेग क्या लिखते हैं? डेल्टा dp/dt अपन लिखें, है ना, संवेग परिवर्तन की दर हो गया ये। तो यहाँ पे देखिए P बराबर क्या होता है आपका? mv। तो mv और टाइम के लिए t, तो फॉर्मूला अगर अपन निकालना चाहें यहाँ से, तो m द्रव्यमान जो होता है उसको अपन किलोग्राम में, ऐसा ही मात्रक है ना, और v यानी कि अपन वेग को देखें तो मीटर, है ना, प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड आ गया, बटा में आ गया। और एक टाइम का भी सेकंड होता है, तो नीचे एक और सेकंड आ जाएगा। तो किलोग्राम, है ना, इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है साथियों बल का। तो ये गलत है यहाँ पर। तो कथन केवल एक सही है यहाँ, इसलिए ऑप्शन आपका एक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है देखिए। हाँ जी, प्रश्न नंबर 16, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन क्या है आपका? भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। दूसरा, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। डी ऑप्शन, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। देखिए, कोई गाड़ी भरी हुई है सामान से, उसको अपन धक्का लगाएंगे, जाहिर सी बात है एक बार उसको स्टार्ट करने में, एक बार उसको खिसकाने में अपने को बहुत ताकत लगती है। ठीक है, तो एक बार जब उसको अपन खिसका देंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे उसके टायर जो वो रोल करने लगेंगे। तो अब घर्षण बल का मान क्या है? घर्षण बल का जो मान था, जो उसको रोके रखा था, एक प्रकार से गाड़ी को रोक के रखा था घर्षण ने, है ना, उस घर्षण बल की सीमा को हमने पार कर दिया, और उसके घर्षण बल की सीमा को पार करके हमने उन टायरों को घुमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से अब गाड़ी लुढ़कना स्टार्ट कर दिया है गाड़ी ने। तो उसके ऊपर से घर्षण बल लग रहा है टायरों के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और गाड़ी जो वो लगातार
जो आगे लुढ़कती जाएगी, जैसे अपन पीछे से धक्का लगाते जाएंगे, है ना। और अब धक्के लगाने में अपने को कम ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि घर्षण का मान जो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। इसलिए एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ये यहाँ सही इसका निष्कर्ष साथियों निकलेगा इस कथन का। तो ऑप्शन ए आपका सही, सॉरी ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों रहेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में देखिए एक डायग्राम दिया है और ये बताना है, ये द्रव का भरा है, पानी का भरा है, ठीक है। और इसमें ये 3 बिंदु हैं आपके, बताना है सबसे ज़्यादा दाब किसके ऊपर है। तो जो बिंदु जितनी गहराई पर होगा उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा द्रव का, सीधी सी बात है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर है, बिंदु सी पर है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, हाँ जी, प्रश्न नंबर 18। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। देखिए बल का जो मान होता है, बल का सूत्र बराबर F बराबर क्या होता है, ma। यहाँ आपको 5 न्यूटन का बल दे रखा है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा है, ए का मान निकालना है तो ए बराबर 5/2 आ जाएगा। 5/2 मतलब 2.5। और साथियों यहाँ 5 जो वो न्यूटन में है, सीधी सी बात है। और आपका 2 क्या है, आपका देखिए 2 किलोग्राम है ना। तो ये आपका जो त्वरण का जो आपका जो बनता है फॉर्मूला वो क्या बनता है, सॉरी इसका जो मात्रक जो होता है वो क्या होता है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। भाई त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर जो उसी को अपन त्वरण कहते हैं, यानी dv/dt, ठीक है। और v मतलब वेग है तो किस में मापेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, और नीचे t है उसको भी सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो इसका मात्रक होगा। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। गलती से 2.5 मीटर पर सेकंड मत कर देना, ठीक है, गलती हो जाती है। तो ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आपका, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना आधारित है, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, जड़त्व के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है जड़त्व और गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, क्योंकि जड़त्व क्या होता है, स्थिति का, है ना, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने वाला बल जड़त्व होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, किसी वस्तु को खींचती है, एक बल कार्य करता रहता है प्रत्येक वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा, या प्रत्येक पिंड एक दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। अभिकेंद्रीय बल क्या है, एक बिंदु है, इसके चारों तरफ कोई पिंड गति कर रहा है, जैसे जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ गति कर रहा है, तो ये पृथ्वी के चारों तरफ गति इसलिए कर रहा है क्योंकि पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल से ये बंधा हुआ है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के, है ना, नाभिक से बंधा हुआ है, किस बल से, अभिकेंद्रीय बल से। और ये अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ लगता है, किधर लगता है, अंदर की तरफ लगता है साथियों अभिकेंद्रीय बल। इस अभिकेंद्रीय बल को संतुलित रखने के लिए एक सेम बल बाहर की तरफ भी लगता है, जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना किस पर आधारित है, अभिकेंद्रीय बल पर ही आधारित है, ठीक है। और अपकेंद्रीय बल देखिए, जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में, जैसे वॉशिंग मशीन में साथियों क्या होगा, वॉशिंग मशीन जो वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, या अपन जो दूध बिलोरने वाली जो मशीन होती है वो भी अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करती है। उसका कारण क्या होता है, वॉशिंग मशीन में देखिए इस प्रकार का डंडा होता है ना, वो मान लीजिए इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है, इधर घूम रहा है, ठीक है। तो अंदर की तरफ तो कौन सा बल लगेगा, अपकेंद्रीय बल लगेगा, लेकिन इसके बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ अभिकेंद्रीय बल लगेगा और बाहर की तरफ लगेगा अपकेंद्रीय बल। ये डंडा इधर घूम रहा है और अपकेंद्रीय बल की दिशा कौन सी होगी, इसके विपरीत ये वाली दिशा होगी, जिससे क्या इधर ये डंडा घूमेगा और कपड़े इधर घूमेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, एक प्रकार से कपड़े हिलते रहेंगे और उनसे जो उसका जो मैल वगैरह है वो निकल जाएगा। तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन वगैरह, ठीक है, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो अभिकेंद्रीय बल इस प्रश्न का साथियों उत्तर आपका रहेगा, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, और इस टेस्ट का भी आपका लास्ट प्रश्न है। दुग्धमापी तथा हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर जो है वो आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है, देखिए आर्किमिडीज ने कहा है कि जब किसी वस्तु को
किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, ठीक है। और उसी बल को अपन एक प्रकार से क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। और ये जो सिद्धांत है यही आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। और ये जो बल लगता है ये कितना होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यमान के बराबर। एक पात्र है आपका पानी से भरा हुआ, ठीक है। ये मान लीजिए कुंड है कोई पानी का, हौद है कोई बड़ा सा, और इसमें अपन एक छोटी बाल्टी डालते हैं अंदर, ठीक है। तो इस बाल्टी को अपन बड़े आराम से बाहर, पानी में जब ये होती है बाल्टी, है ना, तब अपन इसको बड़े आराम से बाहर खींच सकते हैं, ठीक है। बड़े आराम से इसको बाहर खींच सकते हैं। क्यों बाहर खींच सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो साथियों एक बल लगता है, ठीक है, नीचे से पानी के द्वारा, जो उत्प्लावन बल होता है ना। और ये उत्प्लावन बल का मान कितना होता है, जितना पानी इस बाल्टी ने जो हटाया है यहाँ से, उसके बराबर इसका मान होता है, ठीक है। और यही सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपका कहलाता है। इसी के आधार पे अपन मतलब दुग्ध मापी, यानी कि मिलावट, दूध में कितने मिलावट है, इस चीज़ को अपन मापते हैं। तो आर्किमिडीज सिद्धांत पर यह आधारित है। इसका उपयोग अपन पदार्थों के अपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने में भी कर सकते हैं, है ना। काफ़ी चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं इसको। पानी में बर्फ़ का तैरना भी इसे समझाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा साथियों। बल और दाब का जो टॉपिक है वो यहाँ संपन्न होता है। उम्मीद करूँगा आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो देखिए गति का टॉपिक है। उसके प्रश्न भी मैं आपको इसी प्रकार से सॉल्व करवाऊँगा और आप टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये टेस्ट मिल रहे हैं। और प्री रीट कल आपका आयोजित होगा, उसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा आज ही, ठीक है। और उस एग्ज़ाम को आप अटेम्प्ट करके देखें। पूरा 150 नंबर का पेपर रहेगा। किस प्रकार से पेपर रीट के एग्ज़ाम में आएगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पर, उसी पाठ्यक्रम पर आधारित आपके लिए पेपर बनाया गया है। तो निश्चित ही आपको वो बेनिफिट देगा पेपर। तो ज़रूर आप दे के देखें। कोई बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, इतने रुपए तो आमतौर पे खर्च हो ही जाते हैं अपने, है ना। तो 50-60 रुपये में कुछ बिगड़ेगा नहीं है आपका। और एक बार आप ज़रूर से ज़रूर उन पेपर्स को करके देखें। बाकी आपकी देखिए इच्छा है। चलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में गति के प्रश्नों के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।